मैं पिछले 6 महीने से वो ख़ास दवाई नहीं खा रही थी, जो मेरी बहू मुझे रोज़ रात को देती थी। उस रात जब मैंने अपने बेटे को वकील से बात करते सुना कि माँ अब कुछ दिनों की मेहमान है, तो मैंने तय कर लिया कि कल मेरी 75वीं सालगिरह पर तोहफ़ा मैं नहीं, वो मुझे देंगे। और वो तोहफ़ा होगा उनकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच। मैं सुझाता हूँ, उम्र 75 साल, शरीर थोड़ा झुक गया है, हाथ काँपते हैं, लेकिन मेरी नज़र आज भी उतनी ही पैनी है जितनी 30 साल पहले थी, जब मैं सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है, लेकिन मेरे बेटे अशोक और बहू वानी ने तो मुझे बोझ ही मान लिया था। हमारे इस बड़े से पुश्तैनी मकान में, जिसे मेरे पति ने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, अब मेरी हैसियत एक टूटे हुए फर्नीचर जैसी हो गई थी, जिसे कोने में पड़ा रहने दिया जाता है बस इसलिए कि उसे फेंकने में अभी थोड़ी शर्म आ रही है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ था। करीब 1 साल पहले अशोक ने कहा था, माँ आप आजकल बहुत भूलने लगी हो, गैस खुली छोड़ देती हो, दरवाज़ा बंद करना भूल जाती हो। मैंने हंसकर टाल दिया, आखिर बुढ़ापा है, थोड़ी बहुत भूल चूक तो होती ही है। लेकिन फिर वानी ने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया। वो डॉक्टर उनका कोई जानकार था। उसने बिना कि मेरी नब्ज देखे, बिना मुझसे ज़्यादा बात किए, बस अशोक की बातों पर सिर हिलाया और मुझे कुछ रंग बिरंगी गोलियां थमा दी। अम्मा जी, ये विटामिन हैं और दिमाग को शांत रखने की दवा है, इसे रोज रात को दूध के साथ लेना, डॉक्टर ने कहा था। और यहीं से खेल शुरू हुआ। उन दवाओं को खाने के बाद मेरा दिमाग सुन्न होने लगता था। दिन भर नींद आती रहती, जुबान लड़खड़ाती और यादें धुंधली हो जाती। मैं सचमुच मानने लगी थी कि शायद मेरा दिमाग अब मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं खुद को एक कमरे में बंद रखने लगी। मुझे डर लगता है था कि कहीं मैं फिर से कोई गलती न कर दूं। लेकिन 6 महीने पहले एक रात मेरी नींद अचानक खुली। प्यास लगी थी, पास रखे जग में पानी खत्म था। मैं लड़खड़ाते कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी। हॉल में हल्की रोशनी थी और वहां से फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं दीवार की आड़ में रुक गई। वकील साहब ने पेपर्स तैयार कर लिए हैं, यह अशोक की आवाज़ थी। हाँ, बस डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए कि अम्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। वानी की आवाज़ आई, एक बार वो सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम, उसके बाद इस पुराने खंडहर को बेचकर हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी इन गोलियों ने अम्मा को आधा पागल तो कर ही दिया है। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो दवा, वो विटामिन नहीं थे, वो मुझे धीरे धीरे ख़त्म करने का जहर था। मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज मेरी ही मानसिक मौत का तदीना बुन रहा था। उस रात मैं पानी पिए बिना ही कमरे में लौट आई। मेरी आंखों से नींद हमेशा के लिए उड़ गई थी। मैंने उस दिन कसम खाई कि मैं अब नहीं रोऊंगी। एक शिक्षिका कभी हार नहीं मानती। अगली सुबह से मैंने नाटक शुरू किया। मैं दवा लेती, लेकिन उसे जीभ के नीचे दबा लेती और मौका मिलते ही बेसिन में थूक देती या गमले की मिट्टी में दबा देती। 2 हफ्तों के अंदर मेरा दिमाग साफ होने लगा, धुंध छटने लगी, लेकिन मैंने अपना अभिनय जारी रखा। मैं जानबूझकर चाय गिरा देती, कभी कभी उन्हें पहचानने से इनकार कर देती। मैं देखना चाहती थी कि वो किस हद तक गिर सकते हैं, और वो गिरते गए। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अक्सर हम अपने ही खून पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, पर जब वो भरोसा टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, बस रूह बिखर जाती है। अगर आपको मेरी हिम्मत पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सच्चाई की जीत अभी बाकी है। मेरी 75वीं सालगिरह करीब आ रही थी। अशोक ने ऐलान किया कि वो बहुत बड़ी पार्टी रखेगा, माँ का अमृत महोत्सव। उसके रिश्तेदारों ने कहा, लेकिन मैं जानती थी कि ये जश्न नहीं, जाल है। मैंने उनकी अलमारी की एक नकली चाबी बनवाई थी। एक दोपहर जब वो दोनों बाहर गए थे, मैंने उनकी तिजोरी खोली। वहाँ प्रॉपर्टी के कागज रखे थे और साथ में एक फाइल थी जिस पर लिखा था मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट ड्राफ्ट। उसमें साफ लिखा था कि सुजाता देवी अब डिमेंशिया, भूलने की बीमारी की गंभीर मरीज हैं और उन्हें एक केयर होम, जो असल में एक सस्ता वृद्धाश्रम था, में शिफ्ट किया जा रहा है। और मकान बेचने का एग्रीमेंट भी तैयार था, जिस पर बस मेरे अंगूठे की छाप चाहिए थी। पार्टी में मेहमानों की भीड़ और शोर के बीच वो मुझसे किसी बधाई पत्र के बहाने उस पर अंगूठा लगवा लेते। ये उनका प्लान था। मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, गुस्से से। मैंने उन कागजों की फोटो अपने पुराने फ़ोन से खींची। वो फ़ोन जिसे उन्होंने ये कहकर बंद करवा दिया था कि माँ को चलाना नहीं आता। उन्हें नहीं पता था कि मैंने उसे अपनी पुरानी किताबों के बीच छुपा कर रखा था और उसे मैं रोज़ चार्ज करती थी। अब मुझे मदद चाहिए थी, लेकिन घर के भीतर कोई नहीं था। मेरा पोता राहुल अभी छोटा था और हॉस्टल में था। तभी मुझे अपने एक पुराने छात्र की याद आई, विमल। वो अब शहर का नामी वकील था। मैंने स्कूल के दिनों में उसकी फीस भरी थी जब उसके पिता की नौकरी छूट गई थी। क्या वो मेरी मदद करेगा? मैंने मौका पाकर बाथरूम से उसे फ़ोन किया। घंटी बजी, उसने फ़ोन उठाया। हेलो विमल बेटा, मैं सुजाता मैडम बोल रही हूँ। उधर से एक पल की खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, मैडम आप, इतने सालों बाद, आप कैसी हैं?
मैंने उसे सब सच बता दिया। मेरी आवाज़ रूंध रही थी लेकिन मैंने बात पूरी की। विमल ने सिर्फ इतना कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, उस दिन पार्टी में मैं भी आऊँगा और मैं अकेला नहीं आऊँगा। सालगिरह का दिन आया, घर को फूलों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग, मेरे पुराने रिश्तेदार और वो प्रॉपर्टी डीलर भी आया था। इसे अशोक घर बेचना चाहता था। आलोक ने मुझे एक भारी सी रेशमी साड़ी पहनाई। वानी ने मेरे बालों में गजरा लगाया। कितनी सुंदर लग रही हो अम्मा, वानी ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो शिकारी की आंखों में शिकार को देख कर आती है। मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर हॉल में लाया गया। मैं चुपचाप बैठी रही। शून्यता से मैं घूरते हुए लोग कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी सुजाता जी पहचान भी नहीं पा रही हैं किसी को। अशोक माइक पर गया, दोस्तों आज मेरी माँ 75 साल की हो गई है। उसने भावुक होने का नाटक करते हुए कहा, माँ ने हमें सब कुछ दिया लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो चीज़ों को संभाल नहीं पाती। इसलिए उनकी भलाई के लिए हमने फैसला किया है कि हम उन्हें एक बहुत ही अच्छे और महंगे केयर सेंटर में भेजेंगे जहाँ डॉक्टर्स 24 घंटे उनकी देखभाल कर सकें। और माँ अपनी मर्जी से इस घर की जिम्मेदारी आज मुझे सौंपना चाहती है। हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ के चेहरों पर सवाल थे। वकील जो उनका वाला था एक फाइल लेकर आगे बढ़ा। सुजाता जी बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए, ये आपकी देखभाल के कागज हैं। वानी ने मेरा हाथ पकड़ा और स्याही के पैड की तरफ बढ़ाया। उनकी पकड़ सख्त थी। मेरे अंगूठे पर नीली स्याही लग चुकी थी। कागज मेरे सामने थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या विमल नहीं आएगा? क्या मैं हार गई? अशोक ने इशारे से कहा, जल्दी करो माँ। तभी मुख्य दरवाजे से एक भारी आवाज गूंजी, रुकिए। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां विमल खड़ा था, अपनी काली कोट में, और उसके साथ पुलिस के 2 अफसर थे। अशोक का चेहरा पीला पड़ गया। आप कौन हैं? बिना बुलाए कैसे आए? विमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिना बुलाए नहीं आया मिस्टर अशोक, मुझे इस घर की असली मालकिन ने बुलाया है। अशोक ने हकलाते हुए कहा, मालकिन? माँ तो होश में भी नहीं है। दोस्तों अब जो सुजाता जी करेंगी वो हर उस बुजुर्ग के लिए एक सबक है जिसे कमजोर समझा जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं अपनी व्हील चेयर से धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरे घुटनों में दर्द था पर रीढ़ की हड्डी आज लोहे की थी। मैंने वानी का हाथ झटक दिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। सुजाता जी तो चल भी नहीं सकती थी, किसी ने पीछे से कहा। मैंने माइक अपने हाथ में लिया, अशोक की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब खौफ था। मैं होश में हूँ अशोक, मैंने साफ और बुलंद आवाज में कहा। वो कांपती हुई बुदबुदाती हुई बुढ़िया गायब हो चुकी थी। सामने वही पुरानी प्रिंसिपल सुजाता देवी खड़ी थी। पिछले 6 महीनों से तुम दोनों मुझे जो इलाज दे रहे थे उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास है। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कागज निकाला जो विमल ने मुझे आते ही चुपके से थमाया था। ये लैब रिपोर्ट है उन गोलियों का, ये विटामिन नहीं, ये सिडेटिव्स हैं। तुम मुझे सुलाकर मेरी जायदाद चुराना चाहते थे। वानी ने चिल्लाने की कोशिश की, ये झूठ बोल रही है, इनका दिमाग खराब हो गया है। चुप रहो वानी, मैंने डांटा, बिल्कुल वैसे जैसे मैं स्कूल में शरारती बच्चों को डांटती थी। उनकी बोलती बंद हो गई। तुमने सोचा मैं बूढ़ी हूँ तो बेकार हूँ? तुमने सोचा मैं भूल गई हूँ? मुझे याद है अशोक, जब तुम्हारे पिता ने यह घर बनाया था तो उन्होंने वसीयत में लिखा था कि मेरे बाद यह घर तुम्हारा होगा। लेकिन मैं रुकी और विमल की तरफ देखा। विमल ने एक नई फाइल खोली, लेकिन मैंने जारी रखा, आज सुबह ही मैंने अपनी नई वसीयत रजिस्टर्ड करवाई है। विमल ने फाइल पढ़कर सुनाई। श्रीमती सुजाता देवी अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति, मकान और अपने बैंक खाते एक ट्रस्ट के नाम करती हैं जो अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा। उनके बेटे अशोक और बहू वानी को इस संपत्ति से बेदखल किया जाता है। उन्हें इस घर में रहने की अनुमति तभी मिलेगी जब तक सुजाता देवी चाहेंगी। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक निकल गई। माँ आप ये क्या कह रही हैं? हम आपके बेटे हैं। बेटा, मैं कड़वाहट से हंसी। बेटा वो होता है जो बुढ़ापे की लाठी बने, वो नहीं जो लाठी मारकर घर से निकाल दे। तुमने मुझे पागल घोषित करने की साजिश रची। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी धीरे धीरे, ताकि किसी को शक ना हो। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास इन दवाओं के सबूत हैं और मेरे बेटे बहू की वो रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने उस रात की थी जब ये मुझे अनाथालय भेजने की योजना बना रहे थे। पुलिस आगे बढ़ी। अशोक और वानी अब गिड़गिड़ा रहे थे। उनके अमीर दोस्त, वो बिल्डर, सब धीरे धीरे खिसक रहे थे। समाज में उनकी जो इज्जत थी वो तार तार हो चुकी थी। मैंने अशोक की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था अशोक, लेकिन मैंने तुम्हें गिरना नहीं सिखाया। आज तुम अपनी ही लालच के गड्ढे में गिरे हो। जाओ, अब मुझे आराम करना है मेरे अपने घर में। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई। मेहमान जा चुके थे, हॉल खाली था। मैं सोफे पर बैठ गई। थकान थी लेकिन मन हल्का था। विमल मेरे पास आया और मेरे घुटनों के पास बैठ गया। मैडम आप ठीक हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, आज बरसों बाद लगा कि मैं जिंदा हूँ। उस रात मैंने अपने घर की खिड़की खोली। हवा में ठंडक थी। मुझे अब किसी दवा
दवा की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि आगे की लड़ाई लंबी होगी, अदालत के चक्कर होंगे, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, लेकिन मेरे पास मेरी आत्मसम्मान की छत थी। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ जीऊंगी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लड़ूंगी जो मेरी तरह अपने ही घरों में कैद हैं। निष्कर्ष दोस्तों, मेरी कहानी सिर्फ एक घर या जायदाद की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की। हम बुजुर्गों को अक्सर फर्नीचर समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र ढल गई है तो हमारी अकल भी ढल गई होगी, पर वो भूल जाते हैं कि पुरानी जड़ें ही पेड़ को तूफानों से थामे रखती है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उनकी आंखों में झांक कर देखिएगा। उन्हें आपकी दया नहीं, आपका समय और सम्मान चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उन्हें यह कहानी जरूर सुनाइएगा, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा। याद रखिए, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। जो आप आज बोएंगे वही कल काटेंगे। अगर मेरी इस लड़ाई ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय हिंद या माता पिता का सम्मान जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि किसी और सुजाता को यह सब सहना न पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। नमस्ते।